साथियों, 3 राज्यों के चुनाव परिणामों ने बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इससे सवाल उठने लगे हैं कि बसपा पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रह पाएगा या नहीं। ये 3 राज्य कौन थे? पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। जबकि तमिलनाडु में बसपा की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी, इसी तरह पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्या कारण है कि बसपा इतनी कमज़ोर होती जा रही है? उपरोक्त 3 राज्यों में एक भी विधायक नहीं चुनाव जीत पाए हैं। वोट प्रतिशत 1% भी नहीं है, 1% से कम ही रहा है। ये और निराशाजनक है। विधायक जीतता या नहीं जीतता, लेकिन वोट प्रतिशत में तो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई है। पार्टियां की नीतियां खराब है, अथवा वो पदाधिकारी निकम्मे हैं जो काम कर रहे हैं, अथवा पदाधिकारियों को खुलकर काम करने की छूट नहीं है, अनुमति नहीं है। कारण तो है, लेकिन वो कारण क्या है, यही तो जानना और जनाना बहुत आवश्यक है। जब आप लोग लिखेंगे, कमेंट से लिखेंगे कि पश्चिम बंगाल में बसपा क्यों हारी, क्यों वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई, उनके पदाधिकारियों की कमी है, वोटर्स की कमी है, या पदाधिकारी निकम्मे हैं जो सिर्फ ईवीएम का बहाना लेकर और जनता जनार्दन के बीच में जाते नहीं हैं। स्पष्ट लिखेंगे आप लोग तो निश्चित इसका नतीजा सामने आएगा। इसके अलावा लोगों का कहना है कि पदाधिकारियों का मनोबल डाउन रहता है, गिरा रहता है कि जरा सी शिकायत हुई, बगैर जांच के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हें पद से हटा दिया जाए, पार्टी में रखा जाए और कारण बताओ नोटिस दिया जाए जिसका वो जवाब दे सके। वहाँ पर शिकायत होने पर तुरंत पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिससे भविष्य उनका अंधकार दिखाई देने लगता है। और फिर जब कभी चुनाव आता है तब उन्हें पुनः पार्टी में लिया जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन फिर वही वो पार्टी में वापस आते हैं और चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। जो निर्देश उनके पदाधिकारी देते हैं वो अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, उसी को स्वीकार करते हैं। उसमें इफ बट नहीं लगा सकते हैं, ना पूछ सकते हैं। यदि पूछने का साहस किया तो अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर फिर बाहर कर दिए जाते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और एक को देखकर दूसरा सोचता है कि उसने पूछा था सवाल, पार्टी के बाहर कर दिया गया, तो दूसरा आदमी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता है। जनता के बीच में जाकर उसको अपनी बात किस तरह रखना है, ये भी पदाधिकारी नहीं बताते हैं। कहते तो ये हैं कि पदाधिकारी जनता जनार्दन के संपर्क में नहीं आते हैं। वो पदाधिकारियों के, खासकर जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे लोगों की बड़ी शिकायत है। जिलाध्यक्ष पहले पार्टी पदाधिकारियों के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन जिलाध्यक्ष करता था, अब जिलाध्यक्ष पंगु बना दिया गया है और सारा काम मंडल कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। और मंडल कोऑर्डिनेटर जनता के संपर्क में नहीं होते हैं। उन्हें जनता की क्या मांग है इसका पता नहीं होता है। उनको वही पता होता है जो पदाधिकारी बताते हैं। अब पदाधिकारी किसी जिले के, किसी मंडल के किस तरह के हैं, इसका सही आंकलन वो मंडल कोऑर्डिनेटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जन संपर्क जनता से नहीं है। उनका जनसंपर्क, उनका जितना भी संपर्क है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों से है, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो,
इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से निष्कर्ष निकाल कर ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जनता की क्या मांग है? जनता की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका सही मूल्यांकन जनता के बीच में गए बिना निकाल पाना संभव नहीं लगता है। यही कारण है कि जनता की क्या मांग है, उस मांग का पता कोऑर्डिनेटरों को नहीं हो पाता है और वो बसपा सुप्रीमो तक उस सच्चाई को नहीं पहुंचा पाते हैं और उसका परिणाम होता है अप्रत्याशित हार। पहले मानवर काशीराम के समय में वाम से स्वतंत्र विंग थी और जो जिलाध्यक्ष या मंडल कोऑर्डिनेटर जिनको टिकट देने की सिफारिश करते थे उसकी जांच वाम से संयोजक से, उस पर सहमति वाम से संयोजक से ली जाती थी। वाम से संयोजक ABC करके 3 कैंडिडेट चयनित करता था और इसके बाद वो फाइनल होने के लिए बसपा सुप्रीमो के पास जाती थी। ऐसी स्थिति में सही कैंडिडेट का चयन होता था। आज वाम से संयोजक जिला अध्यक्ष के अंडर कर दिया गया है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो पार्टी के लिए समर्पित है और पदाधिकारी रहा है, वो जिला अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करना चाहता है, बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहता है। अब ऐसे में वो लोग जिन्हें कोई जानता नहीं, जिन्हें कोई पूछता नहीं, जिन्हें कोई मिशन की जानकारी नहीं है, वो वामसेप के संयोजक बने बैठे हैं और वो इस दबाव में रहते हैं कि अगर उन्होंने जिलाध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो पद से चिपके रहने के लोभ में, लालच में वो सही बात नहीं कह पाते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसलिए जिस तरह पहले वामसेप का प्रदेश संयोजक होता था, वह प्रत्येक जिले का जिला संयोजक नियुक्त करता था, मंडल का संयोजक नियुक्त करता था और जिला संयोजक विधानसभा वामसेप संयोजक नियुक्त करता था। और मानवर काशीराम जिस भी जिला या मंडल की समीक्षा करते थे, सबसे पहले वामसेप की पदाधिकारियों की अलग मीटिंग लेते थे। उनसे फीडबैक लेने के बाद ही वो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग लेते थे। जब जो झूठ बोलने का प्रयास करता था, आंकड़े छिपाने का प्रयास करता था, सच्चाई छिपाने का प्रयास करता था, वहीं मानवर काशीराम उन्हें पकड़ लेते थे और पूछते थे आंकड़े तो ये है, जिससे एक जगह 2 जगह ऐसी घटनाएं होने पर पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश के पदाधिकारी सतर्क हो जाया करते थे। लेकिन आज उस पद्धति का अभाव देखा जा रहा है और जनता जनार्दन से जनसंपर्क का अभाव देखा जा रहा है। जहाँ भी मीटिंग करते हैं वहाँ सदस्यता शुल्क की मांग नहीं होती है। सदस्यता शुल्क मांगे, लोग सदस्यता शुल्क देने को बहुत लोग तैयार भी रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको रसीद मिले, वो हर साल सदस्यता शुल्क की रसीद कटवाना चाहते हैं, लेकिन सदस्यता शुल्क की रसीद न दिए जाने के कारण वो भी सदस्यता शुल्क नहीं देना चाहते हैं। यदि जहाँ पर वामसेप मीटिंग करे, कैडर कैंप लगाए या जिला के पदाधिकारी कैडर कैंप लगाएं या मीटिंग करें, वहाँ पर निश्चित रूप से 2-4 लोगों को रसीद, सदस्यता शुल्क की रसीद के साथ बैठाया जाना चाहिए। वो रसीद काटें और इसका प्रोत्साहन होगा। जो लोग आपको सदस्यता शुल्क देंगे वो और उनका परिवार निश्चित रूप से आपको वोट देगा। इसके लिए शाम के समय मीटिंग समाप्त करने के बाद 1 घंटा अपनी बस्ती में, जहाँ पर जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर या सेक्टर अध्यक्ष ले जाए, वहाँ पर जाकर के उनकी रसीद निश्चित रूप से काट कर देनी चाहिए, जिससे विश्वास बढ़ता है कि उनका दिया हुआ पैसा सही जगह पर जा रहा है।
तो जो ये रोना रहता है कि बसपा के पास सदस्यता शुल्क कम आ रहा है, इसमें दिन दूनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी होगी, इसका प्रैक्टिकल करके देख तो लें। मौके पर रसीद देंगे, जितना सदस्यता शुल्क लेंगे उसकी रसीद देंगे। देखिए, एक के देके दूसरा, दूसरे को देके चार, चार के देके 8 लोग सदस्यता शुल्क देंगे। हजारों रुपए में सदस्यता शुल्क इकट्ठा होने लगेगा जहाँ जहाँ मीटिंग करेंगे, तो वोट भी बढ़ेगा और नोट भी बढ़ेगा। इस पर अमल करना चाहिए और ये सलाह उच्च अधिकारियों को देना चाहिए और ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती तक भी पहुंचनी चाहिए। साथियों, इसके साथ ही पदाधिकारीगण ईवीएम का रोना छोड़ दे। ईवीएम की लड़ाई बसपा सुप्रीमो मायावती जी लड़ रही हैं, हाई लेवल पर यह लड़ाई चल रही है। पदाधिकारी अपनी टीम लेकर के जनसंपर्क कतई न छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करें। जिस तरह अन्य पार्टियां, बीजेपी पार्टी ने मनोहर काशीराम का कंसेप्ट एडॉप्ट कर लिया है। वो किस गांव में कितनी जातियां हैं, हर जाति का एक पदाधिकारी बनाते हैं, उनको बुलाते हैं और जिस जाति का पदाधिकारी है उससे कहते हैं अपने मोहल्ले में अपनी जाति के पास ले चलो, उनसे बात कराइए, उनसे चंदा दिलाइए। और लोग जाते हैं, चंदा देते हैं, चंदा लेते हैं, संपर्क करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और वो लोग चंदा भी देते हैं, वोट भी देते हैं। ये चीज़ बसपा के पदाधिकारियों ने छोड़ दिया है। वो एक ही बात कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी हम नहीं जीतेंगे। ये नेगेटिव बात जो करते हैं, नकारात्मक जो बात करते हैं, वो बात करना इनको छोड़ना पड़ेगा, उस बात से इन्हें हटना पड़ेगा और इन्हें पॉजिटिव बात रखनी पड़ेगी। क्या कारण है कि इनका वोट दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों का वोट बढ़ रहा है? क्योंकि वो हर गली में, हर जाति के पास जाते हैं, संपर्क करते हैं, उनका पदाधिकारी भी बनाते हैं। तो साथियों, जब लग बसपा के पदाधिकारी अपनी बात जनता के बीच में बैठकर नहीं कहेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनके दुख दर्द को नहीं सुनेंगे और सिर्फ ईवीएम का रोना रो करके चले आएंगे, तो ये स्थिति जिस तरह बंगाल की हुई है, जिस तरह केरल की हुई है, जिस तरह तमिलनाडु की हुई है, दूसरे प्रदेशों में वही स्थिति हो, इसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए समय रहते चेत जाएं और कार्य करने पर और वोट बढ़ाने पर, सरकार बनाने का संकल्प लें, तो वोट भी मिलेगा, नोट भी मिलेगा, सरकार भी बनेगी। लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करना ही पड़ेगा। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।